उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हेलो इमरान स्पीकिंग ओवर। इमरान ने तेज लहजे में कहा। उसकी नजरें अलबत्ता हेलीकॉप्टर पर जमी हुई थी जो अब काफी फासले पर इंतहाई तेजी से गौता मार रहा था। यस, सफदर स्पीकिंग ओवर। चंद लम्हों बाद सफदर की आवाज सुनाई थी। यह हेलीकॉप्टर देख रहे हो? ओवर। इमरान ने तेज लहजे में कहा। हाँ, ये हमारी जीप पर ही गौता लगा रहा है। मैं इस पर फायर खोलने वाला हूँ। ओवर। सफदर ने तेज लहजे में कहा। हरगिज नहीं, जीप को किसी टीले की आड़ में रोको, खुद नीचे उतर जाओ और उसको आगे जाने दो और इस पर फायर ना खोलना। मैं इसे डॉज देना चाहता हूं। ओवर। इमरान ने कहा और जल्दी से विंड बटन को घुमाकर सुई को नंबरों पर एडजस्ट करके उसने विंड बटन को दोबारा घुमा दिया। यस, कैप्टन शकील अटेंडिंग ओवर। दूसरी तरफ कैप्टन शकील की आवाज सुनाई थी। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर से शोले निकलकर जमीन की तरफ बढ़ते नजर आए। फिर खौफनाक धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। कैप्टन शकील, मैं इमरान बोल रहा हूं। तुमने इस हेलीकॉप्टर को डॉज देना है। किसी टीले की ओट में एक लम्हे के लिए जीप रोको, फिर उसे चलाकर आगे जाने दो। वो हेलीकॉप्टर पर फायर ना खोलना और ना ओट से बाहर निकलना। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और बटन प्रेस करके उसने जीप को तेजी से आगे दौड़ाना शुरू कर दिया। साथ साथ वो जीप की पिछली सीटों पर पड़ा हुआ असला नीचे फेंकता जा रहा था। उसी लम्हे उसने दूर हेलीकॉप्टर को एक बार फिर गौता खाते देखा और फिर वही धमाके हुए और उसके साथ ही इमरान ने अपनी जीप एक तरफ टीले की ओट में रोकी। वो जल्दी से नीचे उतरकर उसने जीप की साइड सीट उठाई और उसमें मौजूद एक बॉक्स निकालकर वो बिजली की तरह तेजी से भागता हुआ कुछ फासले पर एक और टीले की तरफ किया और फिर उस टीले की ओट में बॉक्स रखकर वो बैठ गया। कंधे से लटकी हुई मशीन गन उसने हाथों में ले ली थी और अब हेलीकॉप्टर उसी टीले के करीब पहुंचा था और फिर हेलीकॉप्टर चंद लम्हे वहां रुका रहा और इस वक्त खासी जल्दी पर था, इतनी बुलंदी पर कि मशीन गन को गोली उस पर कोई असर ना कर सकती थी। इसलिए वो होंठ भींचे खामोश बैठा रहा और चंद लम्हों बाद उसने हेलीकॉप्टर को तेजी से इस टीले की तरफ जिसकी ओट में उसकी जीप खड़ी थी गौता खाते देखा। वह हेलीकॉप्टर से बैक वक्त कई शोले टीले की तरफ लपके और इस कदर खौफनाक धमाका हुआ कि पूरी जमीन बुरी तरह लरस उठी और साथ ही हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता गया। इमरान ने देखकर वो बढ़ा टीला जिसके नीचे जीप मौजूद थी अपनी जगह से गायब हो चुका था। हर तरफ पत्थरों के साथ साथ जीप के पुर्जे फैल गए थे और इमरान ने होंठ भींच लिए। वो वाकई ही ये खौफनाक जंगी मशीन थी। हेलीकॉप्टर उसी इलाके पर परवास कर रहा था। वो बार बार इधर उधर के चक्कर काट रहा था और इमरान दुआ मांग रहा था कि उसका कोई साथी उसे नजर आ जाए या कोई हम पर फायर करने की हमाकत ना कर बैठे, क्योंकि उसने अच्छी तरह देख लिया था कि इस हेलीकॉप्टर से बच निकलना भी नामुमकिन है और उसे किसी सूरत भी नीचे से तबाह नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ देर बाद जब हेलीकॉप्टर वापस पलट कर जाने लगा तो इमरान के हलक से इत्मीनान की एक तवील सांस निकल गई। उसके वापस जाने का मतलब यही था कि उसका कोई साथी उसे नजर ना आया, इसलिए वो पायलट अब उनकी तरफ से मुतमईन होकर वापस चला गया। जब हेलीकॉप्टर फिजा में गायब हुआ तो इमरान उठकर टीले की ओट से बाहर आ गया और वो टीले के ऊपर चढ़ता गया। टीले की चोटी पर पहुंचकर उसने मशीन गन से फिजा में फायर किया और साथ ही रिस्ट वॉच का विंड बटन प्रेस कर दिया। हेलो इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने कहा। यस कैप्टन शकील अटेंडिंग ओवर। दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। खतरा टल गया है, मैं टीले के ऊपर मौजूद हूं, तुम यहां आ जाओ जल्दी। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा। फिर उसने सफदर को कॉल करके यही हिदायत दी और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चंद लम्हों बाद काफी फासले से मुख्तलिफ टीलों की ओट पे उसे अपने साथी निकलकर आते दिखाई दिए। इमरान ने हाथ हिलाकर उन्हें इशारा किया और वो टीले से नीचे उतर आया। किस कदर खौफनाक हेलीकॉप्टर था ये। जूलिया ने आते ही हेलीकॉप्टर से खासी मरूब दिखाई दे रही थी। मैं तो उसे गिरा देता, लेकिन कैप्टन शकील ने मुझे मना कर दिया था। रणवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। वो शायद जूलिया पर रोब डालना चाहता था। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी तरफ से ही फिक्र थी कि तुमने जोश में आकर इस पर फायर खोल दिया तो फिर हमारा बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ये इंतहाई जदीद किस्म का कंप्यूटर कंट्रोल हेलीकॉप्टर था। तुमने देखा नहीं कि उसके पूरे पथरीले टीले को ही उड़ा दिया। आखिर इस पर फायर खुल जाता तो पायलट को मालूम हो जाता कि हम लोग जीपों के साथ खत्म नहीं हुए, फिर वो यकीनन हर टीले को उड़ा देता। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। उस वक्त तनवीर ने बेख्तियार छुरछुरी के कंधे झटके। अब उसे ख्याल आ रहा था वाकई अगर वो इस पर फायर खोलने की हमाकत कर बैठता तो नतीजा इंतहाई खौफनाक निकल सकता था। खूब, क्या प्रोग्राम है, सफदर ने कहा। इस बॉक्स में 2 बैग मौजूद हैं। इनमें से एक में जदीद असलहा और दूसरे में मेकअप और कुछ साइंसी सामान है। एक एक थैला तुम और कैप्टन शकील उठा लो। और तनवीर, ये टीले के पीछे मैंने जीप से कुछ असलहा नीचे फेंका था, तुम जाकर वो उठा कर ले आओ। अब हमें पैदल चलकर आगे बढ़ना होगा। वैसे अब हम हेडक्वार्टर से खासे करीब पहुंच गए हैं, इमरान ने कहा। सफदर और कैप्टन शकील बॉक्स की तरफ बढ़ गए जबकि तनवीर पिछले टीले की तरफ चला आया। मेरा ख्याल है अब हमें मेकअप बदल लेना चाहिए। वैसे अब हेडक्वार्टर कितने फासले पर होगा? जूलिया ने एक पत्थर पर बैठे हुए पूछा। यहाँ से क्राम सिटी 20 किलोमीटर दूर है और क्राम सिटी से
वो 8 किलोमीटर के फासले पर है। इमरान ने जवाब दिया। 28 किलोमीटर? ओह, ये तो खासा फासला है। जूलिया ने चौंकते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, जब थक जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें कांधों पर उठा लूंगा। चलो कुछ प्रैक्टिस ही हो जाएगी, बाद में सारी जिंदगी यही काम तो करना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान, इन हालात में मुझे ये बकवास अच्छी नहीं लगती, खामोश रहो, जूलिया ने नाखुशगवार लहजे में कहा। अच्छा, वहाँ कम से कम इतनी तो तब्दीली से हेलीकॉप्टर ने पैदा कर ही दी है कि कुछ हालात में बकवास अच्छी भी लगने लग गई है, इमरान ने हंसते हुए कहा। लेकिन जूलिया ने कोई जवाब ना दिया, वो खामोश रही। वो शायद जहनी तौर पर बुरी तरह उलझी हुई थी। तनवीर भी कुछ देर बाद असला उठाए वापस आ गया। इमरान ने यह असला भी सब में बांट दिया। सफदर, अपने थैले से मेकअप बॉक्स निकाल कर जूलिया को दो ताकि ये मेकअप बदल ले। अब जैकी का मेकअप फायदे क्या नहीं है, इसलिए उसकी बजाय कोई और मेकअप कर ले, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और सफदर ने सर हिलाते हुए अपने थैले में से मेकअप बॉक्स निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद जूलिया नए मेकअप में आ गई। अब वो इस इलाके की कोई खूबसूरत सी औरत लग रही थी। आओ भाई, अब चलें, अब हमने पहले क्राइम सिटी पहुंचना है। मेरे ख्याल में वहां जाने में कोई खतरा नहीं है, नहीं अब हमारी तरफ से एतमीनान कर चुका होगा, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन हम वहां कहानी क्या गढ़ेंगे, जाहिर है पैदल पहुंचने से वो लोग मशकूक तो हो जाएंगे, सफदर ने कहा। वही पुरानी कहानी के हम स्याह हैं, जीप रास्ते में खराब हो गई इसलिए पैदल आना पड़ा, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वैसे हमें वहां होशियार रहना होगा क्योंकि हेडक्वार्टर से नजदीक होने की वजह से मेरा ख्याल है वहां हेनरी के आदमियों की तादाद सबसे ज्यादा होगी, कैप्टन शकील ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। हेनरी बड़े एतमीनान भरे अंदाज में अपने खास कमरे के बेड में लेटा एक मोटी सी किताब के मुतालिया में मसरूफ था। चीपों की तबाही के बाद उसे दिली तौर पर कुछ अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसकी आदत थी जब उसके जहन में से कोई बोझ हट जाता तो मुतालिया में मसरूफ हो जाता। मुतालिया के लिए उसकी तबीयत की आमादगी इस बात की दलील थी कि वो जहनी और दिली तौर पर पुरसकून है। मुतालिया करते करते ना जाने उसे किस वक्त नींद आ गई और किताब मुंह पर रखे हुए वो सो गया। लेकिन फिर अचानक तेज आवाज में बजने वाली घंटी को करख्त आवाज ने उसे जगाया। यह आवाज टेलीफोन की घंटी थी जो इसके सिरहाने पड़ा था। उसने किताब एक तरफ रखी और हाथ में रिसीवर उठा लिया। यस, हेनरी स्पीकिंग, हेनरी ने रिसीवर उठाते हुए नींद भरे लहजे में कहा। पीट्रिक बोल रहा हूँ, जीरो विंग से एक सख्त सी आवाज सुनाई थी। यह हेडक्वार्टर का जैकी के अलावा दूसरा डायरेक्टर था जिसे तिरमिजी की जगह मुंतखब किया गया था। ओ मिस्टर पैट्रिक, कैसे फोन किया, हेनरी ने चौंक कर पूछा, क्योंकि पीछे का विंग ऐसा था कि उसका ज्यादा ताल्लुक हेडक्वार्टर के दूसरे सेक्शन से ना होता था। बॉस, आपको तो मालूम ही है कि जीरो विंग का राब्ता क्राइम सिटी से रहता है और आपके हुक्म पर मैंने जैक्सन और उसकी पार्टी को भेजा था जिनके मुतल्लिक अभी तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, पैट्रिक ने कहा। तुम असल बात क्या कहना चाहते हो वो करो। क्राइम सिटी में क्या हो रहा है जो तुमने क्राइम सिटी का हवाला दिया है? जैक्सन और उसके साथी हलाक हो चुके हैं, हेनरी ने सख्त लहजे में कहा। मेरा भी यही ख्याल था, क्योंकि जब आपने बताया था कि मिस जैकी भी इमरान के ग्रुप के हाथों खत्म हो चुकी है और इमरान और उसका ग्रुप अब हेडक्वार्टर पर हमला कर लेगा, तो मैंने क्राइम सिटी में मौजूद हेडक्वार्टर के तमाम अफराद को चौकन्ना कर दिया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर वो लोग जैक्सन और उसकी पार्टी के हाथों बच भी गए तो वो क्राइम सिटी जरूर पहुंचेंगे। पैट्रिक का लहजा बेहद संजीदा था। तो फिर हेनरी ने इससे भी ज्यादा संजीदा लहजे में कहा, तो जनाब वो क्राइम सिटी पहुंच गए हैं, मैं यही इत्तला आपको देना चाहता था, पैट्रिक ने कहा। और हेनरी ने भी इख्तियार हंस पड़ा, ऐसे जैसे कोई बड़ा आदमी किसी बच्चे की हमाकत आमेज बात पर हंसता है। सुनो पैट्रिक, मैंने L-64 हेलीकॉप्टर के जरिए खुद जाकर उन्हें मां उनकी गाड़ियों के तबाह कर दिया है, इसलिए अब तुम खुद बताओ कि तुम्हारी इस इत्तला को मैं क्या समझूं? क्या अब मुर्दे भी जिंदा होने लग गए हैं? हेनरी का लहजा मुझिका उड़ाने वाला था। ओ बॉस, अगर आपने खुद L-64 को ऑपरेट किया है तो फिर वाकई मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते। इसका यही मतलब लिया जा सकता है कि लेक्सी के होटल में आने वाले 4 मर्द और एक औरत वाकई कोई स्याह हैं, पैट्रिक ने माजरत भरे और शर्मिंदा से लहजे में कहा। 4 मर्द और एक औरत, क्या वो मकामी है? हेनरी तादाद सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। जी हाँ, एक्रीमियन ही है, वो पैदल आए हैं और उनका कहना है कि उनकी जीप रास्ते में खराब हो गई, लेकिन उनके पास ऐसा सामान नहीं है जैसा कि आमतौर पर स्याहों के पास होता है, इसलिए लेक्सी उनकी आमद पर चौंका और फिर उसने मुझे इत्तला दी, पैट्रिक ने कहा। यकीनन वो कोई और होंगी, क्योंकि अगर उनकी तादाद कम होती तो फिर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता कि इनमें से कोई एक किसी तरह बच निकला हो, लेकिन 4 मर्द एक औरत, ये सब के सब किस तरह L-64 ऑपरेशन से नहीं बच सकते। मैंने उनकी दौड़ती हुई जीपों को अचानक हिट किया है। वैसे एहतियातन तुम उनकी निगरानी कराओ, अगर वो किसी भी तरह मशकूक नजर आए तो बेशक उन्हें उड़ा देना, हेनरी ने कहा। यस बॉस, वैसे हो सकता है कि वो कोई और ग्रुप हो, क्योंकि सार्जेंट की तरफ से पिछले दिनों ये इत्तला मिली थी कि पावरलैंड के हेडक्वार्टर के खिलाफ कोई बैनुल अक़वामी टीम एक्रीमिया की
तहत बनाई जा रही है। पैट्रिक ने कहा, ऐसी टीमें बनती रहती हैं लेकिन हेडक्वार्टर के मुतालिक उनका तस्वुर भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगर मुझे खतरा था तो सिर्फ इमरान से, वो शैतानी दिमाग का मालिक है। बहरहाल अब तो वो खत्म हो चुका है। हेनरी ने जवाब देते हुए कहा, सर स्पेशल सप्लाई क्राम सिटी से कल आनी है। मुझे इसकी निगरानी के लिए खुद क्राम सिटी कल जाना होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज ही चला जाऊं। पैट्रिक ने कहा, ओह हाँ बिल्कुल जा सकते हो। अगर जा ही रहे हो तो इस ग्रुप को भी अच्छी तरह चेक कर लेना। हेनरी ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओके बॉस, मैं ख्याल रखूंगा। उसी तरह से पैट्रिक ने कहा और हेनरी ने रिसीवर रखकर एक बार फिर किताब उठा ली, लेकिन चंद सतरे पढ़ने के बाद उसने किताब वापस रख दी। उसके जहन का यही फैसला था कि इमरान और उसके साथी जीपों के साथ ही हलाक हो चुके हैं। लेकिन ना जाने पैट्रिक की इत्तला के बाद उसके दिल से बार बार कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी कि हो सकता है कि इमरान और उसके साथी हलाक ना हुए हों। हो सकता है जिन जीपों को तबाह कर दिया गया है उनमें वो लोग ना हो। और वैसे भी हेनरी इमरान के और शातिरानापन से बुरी तरह मरूब था। यही सोचते सोचते अचानक उसे एक ख्याल आया तो उसने रिसीवर उठाकर ऑपरेटर से जीरो विंग में पैट्रिक से बात कराने के लिए कहा। उसे ख्याल आ गया था कि वो इस औरत का हुलिया मालूम कर ले। अगर इसका कदोकामत और जिस्म जैकी से मिलता जुलता है तो फिर इस ग्रुप को ज्यादा सख्ती से चेक करना पड़ेगा। लेकिन चंद लम्हों बाद जब ऑपरेटर ने उसे बताया कि बॉस पैट्रिक क्राम सिटी की तरफ रवाना हो चुके हैं तो उसने ऑपरेटर से क्राम सिटी की लेक्चरी से बात कराने के लिए कहा और रिसीवर रख दिया और अब लेक्चरी से बराह रास्त बात करना चाहता था। चंद लम्हों बाद घंटी की और हेनरी ने रिसीवर उठा लिया। लेक्चरी लाइन पर है जनाब, ऑपरेटर ने कहा। यस, बात कराओ, हेनरी ने कहा और चंद लम्हों बाद हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ ही लेक्चरी की बहुत बाना आवाज सुनाई थी। यस, लेक्चरी लाइन पर है जनाब। हुक्म जनाब, लेक्चरी ने कांपते हुए लहजे में कहा। लेक्सी, अभी अभी बॉस पैट्रिक ने मुझे इतला दी है कि तुम्हारे होटल में स्याहों का एक ग्रुप आकर ठहरा है, एक औरत और 4 मर्दों का। हेनरी ने कदरे नरम लहजे में कहा। यस जी बॉस, मैंने इतला दी थी। बॉस पैट्रिक ने मुझे हिदायत की थी कि कोई भी नया आदमी क्राम सिटी में दाखिल हो तो इतला दी जाए और इत्तेफाक से ये ग्रुप आया ही मेरे होटल में है, इसलिए मैंने इतला दे दी थी। लेक्चरी ने तफसील बयान करते हुए कहा। ये लोग अब कहाँ हैं? हेनरी ने पूछा। उन्होंने वो 2 कमरे अलॉट कराए हैं, एक इस औरत के लिए अलहदा और एक बड़ा कमरा जिसमें 2 चारों इकट्ठे रहेंगे और मेरे ख्याल में इस वक्त वो 5 इस बड़े कमरे में मौजूद हैं। लेक्सी ने जवाब दिया। इस औरत का कदो कामत और हुलिया कैसा है? हेनरी ने पूछा। वो जवाब में लेक्सी ने जो हुलिया बताया उसे हेनरी बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि इस औरत का कदो कामत और जिस्म जैकी से मिलता जुलता था। अच्छा सुनो, बॉस पैट्रिक क्राम सिटी आ रहा है, उसे मेरी तरफ से कह देना कि वो इन्हें बेहोश करके उनका मेकअप चेक कर ले और अगर ये मेकअप में ना हो तो इनका फौरी तौर पर खात्मा कर दिया जाए और मुझे रिपोर्ट करे। हेनरी ने पैट्रिक से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, मैं पैगाम पहुंचा दूंगी और जनाब आपके हुक्म की तामील होगी। मैं खुद ही ये इंतज़ाम कर लूँगा। मैंने अपने होटल के हर कमरे में इस किस्म के खुफिया बंदोबस्त कर रखे हैं। लेक्सी ने जवाब दिया। गुड, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इंतहाई एहतियात से पैट्रिक के पहुंचने से पहले उन्हें बेहोश कर दो, लेकिन इंतहाई एहतियात से काम लेना। अगर ये लोग वो हैं जिनका हम शक कर रहे हैं तो दुनिया के शातिर तरीन इंसान हैं। हेनरी ने उसे हिदायत देते हुए कहा। जनाब आप कतन बेफिक्र रहें, लेक्सी से बड़ा शातिर तो आज तक दुनिया में पैदा नहीं हो सका बॉस। लेक्सी ने कहा। ठीक है, अगर तुमने कम होशियारी से किया तो तुम्हें तुम्हारी तवक्को से ज्यादा बड़ा इनाम दिया जाएगा। हेनरी ने तहमकाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। तनवीर दरवाजा खोलकर जैसे ही बाथरूम में दाखिल हुआ वो यकलक ठटक कर रुक गया। उसे बाथरूम की साइड खिड़की से किसी आदमी का साया महसूस हुआ। बाकी मेंबर कमरे में बैठे बातों में मसरूफ थे। तनवीर ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और फिर कतरे झुककर वो खिड़की के सामने से गुजरकर दूसरी साइड पर आया। उसने आहिस्ता से हाथ उठाकर माकूसी अंदाज में नस्ब खिड़की को हाथ से दबाकर जरा सा खोल दिया और पीछ ऊंचा उठकर उसमें से पैदा होने वाले दर से बाहर देखने लगा। बाहर एक राहदारी सी बनी हुई थी जिसमें दीवार के साथ एक छोटा आदमी चिमटा हुआ था, जबकि दूसरा सरा पीछे की तरफ हटकर खड़ा था। दूसरे आदमी के पास फर्श पर एक गोल बड़ा सा डब्बा रखा हुआ था जिसमें से तार निकलकर दीवार की तरफ जा रही थी। इस डब्बे को देखते ही तनवीर समझ गया कि ये गैस का डब्बा है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि रेफ्रिजरेटर में गैस भरने के लिए गोल डब्बे आते हैं। बस ठीक है, अब उसे जल्दी से प्रेस कर दो, फौरन जल्दी। पीछे खड़े हुए आदमी ने तेज आवाज लेकिन दबे हुए लहजे में कहा और अब तनवीर ने उसे पीछे खड़े हुए आदमी को पहचान लिया था। यह होटल का मैनेजर लेक्सी था। वह एमलैंड के मैनेजर इलाके से पैदल चलते हुए अभी थोड़ी देर पहले क्राम सिटी पहुंचे थे। खासा बड़ा और जदीद किस्म का कस्बा था। सुपर होटल खासा शानदार था, इसलिए इमरान ने इसमें ठहरने का फैसला किया था। 2 कमरे हायर किए गए थे, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा कमरा जूलिया के लिए और बड़ा बाकी चारों के लिए, लेकिन इस वक्त वो सब बड़े कमरे में जमा थे और कल सुबह मिशन के लिए बातचीत कर रहे थे कि तनवीर को बाथरूम की हाजत हुई और तनवीर बाथरूम में आ गया था। हो गया,
ठीक है, बस काफी है, ज्यादा न करो वरना मर जाएंगे। लेक्सी की आवाज दोबारा सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद दीवार के साथ चिमटा हुआ आदमी पीछे हटा और उसके बाद उसने डब्बे को हैंडल से पकड़कर उठाया और तेजी से दूसरी तरफ को बढ़ गया। तनवीर आगे बढ़ा, उसने सांस रोककर सरासर दरवाजा खोला तो कमरे में बैठे हुए सब अफराद की गर्दनें ढलकी हुई थी। इसने दरवाजा बंद किया और वापस खिड़की की तरफ आया। उसने जल्दी से खिड़की के पट को बाहर राहदारी की तरफ खोला ताकि खिड़की की आधी से ज्यादा खुल गई। वो खिला इतना ज्यादा ना था कि तनवीर आसानी से बाहर निकल जाता, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती थी। तनवीर चाहता तो कमरा क्रॉस करके दरवाजे से बाहर चला जाता, लेकिन तनवीर जानता था कि उन्होंने दरवाजे की निगरानी कर रखी होगी और दूसरी बात यह भी कि उसके लिए इतना बड़ा कमरा सांस रोककर क्रॉस कर जाना खासा मुश्किल था। इसलिए उसने खिड़की से ही बाहर निकलने का फैसला किया। फिर उसने पहले अपनी दोनों टांगें बाहर निकाल ली और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को मोड़ता हुआ चंद लम्हों बाद वो खिड़की से निकलकर बाहर राहदारी में आ गया। उसने खिड़की को दोबारा बंद की और तेजी से उसी तरफ को बढ़ गया जिधर वो दोनों अफराद गए थे। राहदारी आखिर में जाकर मुड़ गई थी और उसके इख्तिताम पर सीढ़ियां नीचे जा रही थी। तनवीर बड़े एहतियात भरे अंदाज में सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे पहुंचा तो यहाँ एक और छोटी सी राहदारी थी जिसका इख्तिताम होटल की बैरूनी सिमत को होता था। राहदारी खाली पड़ी हुई थी। तनवीर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता आगे बढ़ता जा रहा था। फिर इख्तिताम पर पहुंचकर उसने पहले सर बाहर निकालकर झांका तो ये एक खुला बरामदा था जिसकी साइड पर मैनेजर का दफ्तर था। बरामदे में काफी लोग आ जा रहे थे। तनवीर खामोशी से बाहर निकला और सीधा मैनेजर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस वजह से पहली बार ख्याल आया कि वो कमरे में से कोई असलाह ले लेता, लेकिन फिर उसने कांधे झटके और दरवाजे को धकेलकर खोलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। मैंने उन्हें बेहोश कर दिया है, बॉस को बता देना। अंदर दाखिल होते वक्त उसके कानों में आवाज पड़ी। ये आवाज लेक्सी की थी जो बड़ी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था और टेलीफोन पर किसी बात को लेकर बात कर रहा था। कौन है आप, कैसे आए? लेक्सी ने तनवीर को अंदर दाखिल होते देखकर चौंक पड़ा और जल्दी से रसीवर रख लिया। किस बॉस से बात कर रहे थे तुम? तनवीर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। ओह, तो तुम बेहोश नहीं हुए? लेक्सी ने बुखला कर कहा और जल्दी से जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। वो शायद अब तनवीर को पहचान चुका था और जल्दी से जेब की तरफ हाथ बढ़ाने लगा और फिर उससे पहले कि उसका हाथ जेब से बाहर आता तनवीर जो मेज के करीब पहुंच चुका था उसने यकलख्त मेज को दोनों हाथों से उठाकर लेक्सी पर उछाल दिया। लेक्सी के हलक से चीख सी निकल गई। वो भारी मेज के नीचे दब गया था। तनवीर तेजी से घूमा और साइड में पहुंचकर उसने एक साइड से मेज को वापस धकेला। दूसरे लम्हे उसने कुर्सी पे पिचके हुए मैनेजर को गर्दन से पकड़कर पूरी कुवत से दीवार की तरफ उछाला और लेक्सी जैसे ही दीवार से टकराकर नीचे गिरा तनवीर ने इस पर छलांग लगाई और उसकी दोनों टांगें पूरी कुवत से लेक्सो के पहलू से टकराई और लेक्सी के हलक से चीख निकली। तनवीर कलाबाजी खाकर सीधा हुआ और दूसरे लम्हे लेक्सी उसके दोनों हाथों पर उठता हुआ फिजा में घूमा और फिर एक जोरदार धमाके से फर्श पर गिरा। तुम चूहे के बच्चे, छुपकर वार करते हो, तनवीर ने बुरी तरह गुर्राते हुए कहा और उसने पूरी कुवत से लात घुमाकर लेक्सी की पसलियों में मारनी चाहिए, लेकिन इस बार वो मार खा गया। लेक्सी ने उसकी लात को बचा और यकलख्त उछला और फिर तनवीर को हमरा लिए नीचे फर्श पर गिरा। नीचे गिरते ही उसने पूरी कुवत से तनवीर की नाक पर टक्कर मारनी चाहिए, लेकिन तनवीर ने सिर्फ अपना सर बिजली की सी तेजी से एक तरफ किया, बल्कि उसने यकलख्त दोनों टांगों की मदद से उसे अपने सर के ऊपर से दूसरी तरफ उलट दिया और फिर इस तरह उछलकर उठा जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग लग गए हों। उसकी आंखों से शोले से निकलने लगे थे। उठकर खड़े होते ही वो बिजली किसी तेजी से झुका और उसने अपना ही मखसूस दाव इस्तेमाल किया। लेक्सी की दोनों टांगें पकड़कर वो किसी मेंढक की तरह आगे को उछला और उसके दोनों पैर लेक्सी के कंधों के आगे आए और साथ ही उसने अपने जिस्म का पूरा जोर लेक्सी के सर की तरफ उठी हुई टांगों पर डाल दिया। खटाक खटाक के यक्के बाद दीगरे 2-3 आवाजें उभरी और लेक्सी के हलक से इस कदर खौफनाक चीख निकली जैसे उसकी रूह निकल रही हो। उसका चेहरा और जिस्म एक लम्हे में पसीने से इस तरह भीग गया जैसे उसे किसी तालाब में धक्का दे दिया हो और इसकी रीढ़ की हड्डी की कई मोहरे खिसक गए थे। इसका जिस्म ढीला पड़ गया था। वो बेहोश हो चुका था। तनवीर उसके बेहोश होते ही उछलकर पीछे हटा तो लेक्सी की दोनों टांगें बेजान होकर एक धमाके से नीचे फर्श पर गिर गई। तनवीर ने एक तवील सांस लिया और फिर तेजी से पीछे हटता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो इत्तेफाक से इस वक्त बरामदा खाली था। वो तेजी से वापस पलटा। उसने झुककर लेक्सी को उठाकर कांधे पर लादा और दोबारा दरवाजे की तरफ आ गया। उसी लम्हे उसने हाल कमरे में एक आदमी को निकलकर बरामदे से होता हुआ बाहर जाते देखा। वो एक लम्हे के लिए दरवाजे ही में रुका रहा। जब वो आदमी आगे बढ़ गया तो बिजली की ही तेजी से बाहर आया और फिर जैसे बिजली चमकती है उस तरह इंतहाई तेजी से वो
दौड़ता हुआ बरामदा क्रॉस करके छोटी राहदारी में दाखिल हो गया। उसके बाद सीढ़ियां चढ़कर वो बिजली राहदारी में से गुजरकर दोबारा बाथरूम में खिड़की के पास पहुंच गया। उसने खिड़की को ऊपर उठाया और फिर बेहोश लेक्सी के जिस्म को खिड़की में घुसेड़कर अंदर फलक दिया। लेक्सी को एक धमाके से दूसरी तरफ जा गिरा तो तनवीर ने खिड़की के ऊपर वाले हिस्से को पकड़कर अपनी दोनों टांगे पहले अंदर की और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरी तरफ उतर गया। उसके पैर नीचे फर्श पर पड़े हुए लेक्सी के जिस्म में टिक गए। तनवीर ने अपना ऊपर वाला जिस्म अंदर की तरफ करके छलांग लगाई और उछलकर फर्श पे खड़ा हो गया। लेक्सी उसी तरह बेहोश बेजान पड़ा हुआ था। तनवीर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने सांस रोककर दरवाजा खोला तो उसके साथ ही उसी तरह बेहोश पड़े हुए थे। तनवीर आगे बढ़ा। उसने जल्दी से पिछली राहदारी में खुलने वाली बड़ी खिड़की के सामने बड़े पर्दे हटाए और फिर खिड़की के पट खोल दिए। उसके बाद उसने आहिस्ता से सांस लिया। उससे कोई बू वगैरह महसूस ना हुई तो उसने पूरा सांस ले लिया। उसके बाद वो इमरान की तरफ बढ़ा जो उसी तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी गर्दन ढलकी हुई थी। तनवीर चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा कि उन्हें किस तरह उठाए और जाहिर है उन्हें किसी जोर असर गैस की मदद से बेहोश किया गया था, इसलिए वो आम हालात में तो इस वक्त तक होश में ना आ सकते थे जब तक इस गैस का तोड़ उनके जिस्मों में ना दाखिल किया जाए। लेकिन यहाँ इसका तोड़ हासिल करने का कोई मौका ना था, इसलिए उसने इमरान वाला हरपा ही इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बनाया। उसे मालूम था कि इमरान की कुव्वत मुदाफियत इंतहाई तेज रहे, इसलिए वो यकीनन होश में आ जाएगा। उसने इमरान का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद किया और उन्हें खूब मजबूती से दबाए रखा। काफी देर तक इमरान के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसी लम्हे जब तनवीर हाथ हटाना चाहता था, उसने इमरान के जिस्म में हल्की सी हरकत महसूस की तो उसने और ज्यादा जोर से दबा दिया। चंद लम्हों बाद इमरान का सीना फूलने लगा तो तनवीर ने हाथ हटा दिए और इमरान ने एक झटके से आंखें खोल दी। उसकी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थी। दूसरे लम्हे इमरान एक तवील सांस लिया और फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इलेनम जीरो की खुशबू है। इमरान ने नाक सुकेड़ते हुए इधर उधर देखते हुए बड़बड़ा कर कहा, हाँ कोई जोर असर गैस है। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह तुम तो ठीक खड़े हो, क्या हुआ? बस मुझे एक लम्हे के लिए खुशबू महसूस हुई और दूसरे लम्हे दिमाग पर अंधेरा। ये किसने किया है? इमरान ने चौंककर तनवीर और दूसरे साथियों की तरफ देखते हुए कहा और तनवीर ने उसे बाथरूम में जाकर साया महसूस करने से लेकर मैनेजर को बेहोश करके वापस आने तक सारी तफसीलात बता दी। वेरी गुड तनवीर, वेरी गुड, तुमने आज वाकई पूरी टीम को मौत के मुंह से बचा लिया है। मिस मैनेजर लेक्चरी को देखता हूं तुम बात से पानी लेकर इन सब के हलक में टकपाओ। एल्युमिनियम जीरो का तोड़ पानी ही है। इमरान ने कहा और खुद तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैनेजर तनवीर उसके पीछे था। इमरान ने फर्श पर पड़े हुए बेहोश मैनेजर को दोनों टांगों से पकड़ा और घसीटता हुआ बाहर कमरे में ले आया, जबकि तनवीर ने पानी का जग भरा और वापस कमरे में आ गया। तनवीर ठहरो, ये काम मैं कर लूंगा। तुम्हारा कदोकामत और जिस्म लेक्सी जैसा है। तुम मेकअप बॉक्स लेकर इसका मेकअप कर लो और इसका लिबास पहनकर दफ्तर में जा बैठो। तुम्हारा नाम लेक्सी है, तुम इस होटल के मालिक भी हो और मैनेजर भी। इसका ताल्लुक यकीनन पावरलैंड के हेडक्वार्टर से है और ये उन्हीं को इतला दे रहा होगा। लाजिमन कोई उसके पास पहुंचेगा, तुम उसे यहाँ ले आना, बाकी मैं संभालूंगा। जल्दी करो, जल्दी, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर उसके हाथ से पानी का जग ले लिया और बाकी साथियों के हलक में पानी टपकाने लगा। और जबकि तनवीर दौड़ता हुआ सामान की तरफ बढ़ा, उसने जल्दी से मेकअप बॉक्स निकाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। और फिर जब तक बाकी सारी साथी पूरी तरह होश में आए, तनवीर मेकअप करके बाथरूम से बाहर आ गया। देखिए इमरान साहब, ठीक है, तनवीर ने लेक्सी के लहजे में कहा। बिल्कुल ठीक है, लहजा और आवाज भी ठीक है। अब उसका लिबास पहन लो, जल्दी करो और सारा काम एहतियात से करना, ये लोग खासे खतरनाक हैं, इमरान ने तेज लहजे में कहा। और तनवीर लेक्सी पर झुक गया और इमरान होश में आए हुए साथियों को इस वाकये के बारे में ब्रीफ करने में मसरूफ हो गया। गुड तनवीर, गुड, वाकई ही तुम में बेपनाह सलाहियतें हैं। ये तो इमरान ख्वामखा हर एक को पीछे रखने की कोशिश करता है, जूलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। और तनवीर का सीना फखर से पूरी तरह फूल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अब लेक्सी का लिबास पहन चुका था, जबकि लेक्सी फर्श पर सिर्फ अंडरवियर में पड़ा हुआ था। अब तुम जाओ, मैं कोई बात हुई तो टेलीफोन पर तुमसे कर लूंगा, इमरान ने कहा। और तनवीर सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसका मतलब है ये होटल इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। सफदर ने तनवीर के जाने के बाद कहा, यह होटल ही क्या पूरी क्राइम सिटी हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि लोग जीपों की तबाही के बाद दोबारा हमारी तरफ से मशकूक कैसे हो गए। बहरहाल अब ये बताएगा, इमरान ने कहा। वो फर्श पर बेहोश पड़े लेक्सी पर झुक गया। उसने उसे होश में लाने को वही रेडीमेड हरबा दोहराया तो थोड़ी देर बाद लेक्सी होश में आ गया और होश में आते ही उसके हलक से कराहत से निकली। उसने कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन सर हिलाने के बाद वो अपने जिस्म को हरकत ना दे सका। सुनो लेक्सी, अब तुम क़यामत तक इस हालत में रहोगे, माजूर और बेबस, और तुम जानते हो कि तुम्हारे मुआशरे में और बेबस अफराद के साथ क्या सलूक किया जाता है। उनके हलक के पानी के चंद कतरे भी कोई नहीं टपकाता और तुम सिसक कर भूख और प्यास से दम भी तोड़ दोगे तो तुम्हारी तरफ कोई मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन अगर मैं चाहूं
हारी रीढ़ की हड्डी के मोहरे दोबारा एडजस्ट कर सकता हूँ और तुम एक बार फिर पहले की तरह चुस्त चालाक लेक्सी बन सकते हो। बोलो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे जवाब तुम्हारी आइंदा जिंदगी का इन्हिसार है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मुझे ठीक करो, फॉर गॉड सेक ठीक करो, इस तरह नहीं मरना चाहता, या फिर मुझे गोली मार दो, लेक्सी ने सर पटकते हुए कहा। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसक जाने के करीब हो चुका था। मुझे क्या जरूरत है तुम पर गोली जाया करने की, तुम वैसे ही सिसक कर मर जाओगे। अलबत्ता अगर तुम मेरे सवालों के सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, और ये भी सुन लो कि मुझे तुम्हारी आंखों से पता चल जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। और जैसे ही मैंने महसूस किया कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं कोई बात किए बगैर यहां से चला जाऊंगा। इसके बाद तुम्हारे साथ जो गुजरेगी वो तुम बेहतर समझ सकते हो। इमरान का लहजा बेहद सर्द था। मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेक्सी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। तो सारी तफसील बताओ कि तुमने हमें क्यों बेहोश किया और तुम कैसे इत्तला दे रहे थे, इमरान ने कहा। और जवाब में लेक्सी ने बॉस पैट्रिक की तरफ से चुकन्ना रहने की फिल्म से लेकर पैट्रिक को हेडक्वार्टर इत्तला करने और फिर बॉस हेनरी की तरफ से हिदायत मिलने तक सारी तफसील खुद ब खुद इस तरह बता दी कि जिस तरह टेप रिकॉर्डर चल रहा हो। वो तुम्हारा बॉस पैट्रिक अब कहाँ है, इमरान ने दोबारा पूछा। वो हेडक्वार्टर से चल पड़े हैं, कल हेडक्वार्टर को स्पेशल सप्लाई डालनी है, वो इसकी निगरानी के लिए साथ जाते हैं। मैंने हेडक्वार्टर से हेनरी को फ़ोन किया था, मैंने बेहोश कर दिया। बॉस हेनरी भी मिले थे, इसलिए मैंने उनके नंबर 2 हैरी को पैगाम दे दिया था, लेक्सी ने जवाब दिया। ये स्पेशल सप्लाई क्या होती है और किस तरह की जाती है, इमरान ने पूछा। लेक्सी तज़बज़ब का शिकार हो गया। सोच लो, अगर नहीं बताओगे तो फिर सिसकना तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा, इमरान ने फौरन ही कहा। बताता हूँ, ये स्पेशल सप्लाई कुछ खामो माल और खुराक की होती है। चार्टरक मखसूस बॉडी के बने हुए हैं जो नाराक एजेंसी के निचले तहखानों में खड़े हैं। ये स्पेशल सप्लाई है जो हेडक्वार्टर के स्पेशल गेट से अंदर ली जाती है, लेक्सी ने बताया। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान स्पीकिंग, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं तनवीर बोल रहा हूँ और अभी अभी किसी पैट्रिक का फोन आया है। वो स्पेशल सप्लाई की चेकिंग में मसरूफ है। इसने कहा है कि वो आधे घंटे में पहुंच रहा है। दूसरी तरफ से तनवीर ने कहा, ठीक है सुनो, अगर किसी हेनरी का या चीफ बॉस का फोन आए तो उसे कहना कि अहकामात के मुताबिक आने वालों को बेहोश करके उनके मेकअप चेक किए गए हैं, वो मेकअप में नहीं है। और लहजा इंतहाई मौतबाना रखना, वो पावरलैंड का चीफ बॉस है, इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गया, तनवीर ने जवाब दिया। और पैट्रिक जैसे ही आए तुम उसे लेकर यहाँ कमरे में आ जाना। ठहरो, होल्ड करो, मैं पैट्रिक का हुलिया पूछकर तुम्हें बताता हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर एक तरफ रख दिया। चूंकि वो बातें उर्दू में कर रहे थे इसलिए उसे यकीन था कि लेक्सी उनकी बातें ना सुन सका होगा। ठीक है लेक्सी, अब आखिरी सवाल का जवाब दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। पैट्रिक का हुलिया भी बताओ और उसके हेडक्वार्टर में पोजीशन भी, इमरान ने तेज लहजे में कहा। बॉस पैट्रिक पावरलैंड का डायरेक्टर है, पहले बॉस तिरमिज़ी और इस हेनरी डायरेक्टर थे और मैडम एशले चेयरमैन थी। फिर पता चला कि बॉस तिरमिज़ी और मैडम एशले किसी एक्सीडेंट में हलाक हो चुके हैं तो उनकी जगह बॉस हेनरी चेयरमैन बन गए हैं और लेडी एशले की जगह मैडम जैकी को डायरेक्टर बना दिया गया है और बॉस तिरमिज़ी की जगह उनके ग्रुप के कोई बॉस पैट्रिक को डायरेक्टर बनाया गया है। कल ये भी इतला मिली है कि मैडम जैकी भी किसी हवाई हादसे में हलाक हो गई है। इस पर लेक्सी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा और साथ ही उसने पैट्रिक का हुलिया भी बता दिया। ये पैट्रिक के हेडक्वार्टर में रहता है, इमरान ने पूछा। हाँ, वो जीरो विंग का इंचार्ज है, सप्लाई विंग भी उसे कहते हैं, क्राम सिटी का चार्ज भी उसके पास है, लेक्सी ने जवाब दिया। ठीक है, इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और मुड़कर दोबारा रिसीवर उठाया और तनवीर को पैट्रिक का हुलिया बताकर रिसीवर रख दिया। मुझे ठीक कर दो, फॉर गॉड सेक ठीक कर दो, तुम जिस तरह कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेक्सी ने इस बार गियाते हुए लहजे में कहा। इमरान ने सर हिलाते उससे मुंह के बल उल्टा किया, फिर उसकी दोनों टांगे ऊपर को उठाकर उसने अपनी दोनों टांगे उसके कुंड के आगे रखी और मखसूस अंदाज में उसकी दोनों टांगों को नीचे की तरफ जोर से दबाया। दूसरे लम्हे लेक्सी के हलक से चीख निकली और साथ ही खटाक खटाक की आवाज़ें सुनाई थी। उसके साथ ही लेक्सी के जिस्म में यकलख्त हरकत सी आ गई। इमरान उछलकर पीछे हट गया। लेक्सी करहाता हुआ पलटा और फिर उछलकर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे उसका हाथ जैसे ही सीधा हुआ उसके हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था। उसने पलटाकर सीधा होते हुए वक्त निकाल दिया था। अपना हाथ उठा लो, हमें देखता हूँ कि तुम बच कैसे जाते हो, लेक्सी ने गुस्साते हुए कहा। वो जिस सिचुएशन में खड़ा था वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर वो चाहता तो इमरान समेत सब लोगों को गोली मार सकता था। वाह,
इसे कहते हैं नहले पर दहला। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने दोनों हाथ सर की तरफ ले जाने लगा। लेक्सी का हाथ इमरान का हाथ उठते देखकर कदरे ढीला हुआ और इमरान ने उसी लम्हे फायदा उठाया। वो हाथ उठाते उठाते यकरख्त उछला। उसकी फ्लाइंग की कुवत से लेक्सी की सीने पर पड़ी और लेक्सी एक जोरदार चीख मारकर पिछली दीवार से जा टकराया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था, जैसे फौरन ही सफदर ने कैच कर लिया। इमरान ने कलाबाजी खाकर सीधा हुआ, मगर लेक्सी से टकरा कर नीचे गिरा तो फिर ना उठ सका। सिर्फ चंद लम्हों के लिए उसका जिस्म तड़पा, फिर उसके हलक से और नाक से खून का फुआरा सा उबल पड़ा। उसके साथ ही उसके हाथ पैर सीधे होते गए। इमरान की जोरदार ज़रब ने उसका सीना तोड़कर दिल को फाड़ दिया था। अहमक आदमी, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने कैप्टन शकील से कहा कि उसे उठाकर गुसल खाने में फेंक दे। कैप्टन शकील लेक्सी की लाश को अंदर छोड़कर बाहर आया ही था कि दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ें उभरी और इमरान ने हाथ उठाकर इन सबको तेजी से दीवार के साथ लग जाने का इशारा किया और खुद उछलकर दरवाजे के पट से लग गया। दूसरे लम्बे दरवाजा बाहर से खुला, फिर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। लेक्सी के मेकअप में उसके पीछे था। जैसे ही वो आदमी अंदर दाखिल हुआ, इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और अंदर आने वाले को कैप्टन पर कन पट्टी पर एक पटाखा सा छूटा और आदमी लहराता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। हुलिये और शक्ल सूरत से वो पैट्रिक था, पावरलैंड का डायरेक्टर। तनवीर, तुम वापस जाओ, मैं उसके मेकअप में वहीं आ रहा हूँ। इमरान ने पैट्रिक के नीचे गिरते ही तनवीर से कहा। तनवीर उसी लम्बे दरवाजे से ही वापस घूम गया। पैट्रिक कनपट्टी पर मखसूस अंदाज में भरपूर ज़रब लगकर बेहोश हो चुका था। मैं इसका मेकअप कर लूंगा और फिर हम यहाँ से स्पेशल सप्लाई की जगह पहुंचेंगे। उसके बाद हमारी स्पेशल सप्लाई पावरलैंड के हेडक्वार्टर में दाखिल होगी, इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ, मैं उसका मेकअप करता हूँ। इमरान ने कहा और तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया, जिधर तनवीर मेकअप का सामान छोड़ आया था। यस सर, लेक्सी बोल रहा हूँ। हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। इस ग्रुप का क्या हुआ? तुमने रिपोर्ट दी थी कि उन्हें बेहोश कर दिया गया है, हेनरी ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। यस सर, मैंने उन्हें बेहोश कर दिया था, फिर उनका मेकअप चेक किया गया, वो मेकअप में ना थे जनाब। बॉस पैट्रिक ने खुद ही उन्हें चेक किया है, वो भी इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। लेक्सी ने मोतबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, बात कराओ, हेनरी ने कतरे मुतमईन लहजे में कहा। यस, पैट्रिक बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद पैट्रिक की आवाज़ रिसीवर पर उभरी। पैट्रिक, तुमने तसल्ली कर ली है? हेनरी ने कतरे तंजिया लहजे में कहा। Like, comment, share, press the bell icon.